A very warm and enthusiastic welcome to one and all those who are watching this video. So today we are going to discuss chemical reactions and equations. ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री और ओवरऑल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये भी चैप्टर 1 ही है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं। जो भी वन शॉट की सीरीज है हमारी, जैसे सब लोग बोलते हैं वन शॉट की सीरीज, वन शॉट इस चैप्टर का, तो एक ही दिन में इतने सारे वन शॉट्स अपलोड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम धीरे धीरे करके सारी चीज कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको लिटरली चाहिए वन शॉट्स मेरे, तो मेरी वन शॉट मैक्सिमा एजुकेशन नाम के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट की। इवन वहाँ पे पूरी बुक एक 1.5 आवर में पूरी कंप्लीट बुक का भी एक्सप्लेनेशन है। कई कई बुक्स में, जैसे कि आपका हिंदी का सब्जेक्ट, टोटल उसका एक्सप्लेनेशन आई थिंक 30 मिनट्स में मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन कर रखी है। एसएसटी की बुक के 1.5 आवर में पूरी एक्सप्लेनेशन पूरी कंप्लीट बुक की 19 चैप्टर्स की कर रखी है, तो वो आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं। इस चैनल पे हम लोग कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक टॉपिक का। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में इक्वेशन। सबसे पहले पहले हम लोगों को तरह तरह के चेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में दिखते रहते हैं, जैसे कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, बाकी पेपर का बर्न हो जाना, कैंडल का बर्न होना और वैक्स का फॉर्मेशन होना। ये सब अलग अलग तरीके से चेंजेस होते हैं। तो हमको यहाँ पे दो तरह के चेंजेस पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है केमिकल चेंज, दूसरा होता है फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल मीन्स फिजिकली, मतलब बाहर से जो चेंजेस होते हैं उनको फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे मेरे पास ये पेपर है, इस पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, ये इसका फिजिकल चेंज हो गया। फिर हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम इस पेपर को बर्न कर देंगे तो ये दोबारा बर्न किए हुए से अपने ये रिसाइज नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सबस्टेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर के चेंजेस होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ही पूरी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज और एक राख की केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। वैसे अगर हम लोग एक मेटल यानी कि आयरन का एग्जांपल लेते हुए अगर आयरन को हम और उसके रस्ट को, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को मैच करेंगे तो कोई भी मेजरली हमें सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर कहीं पे जैसे आप अगर देखते हैं किसी भी रिएक्शन से गैस क्या हो निकल रही हो, तो वहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। या फिर चेंज इन कलर में चेंज आ रहा हो, जैसे कोई भी सबस्टेंस, एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में डाल दो तो कोई कलर में चेंज आ जाए, या फिर हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, या फिर कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो ऑफ पीपीटी। यहाँ पे पीपीटी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। या फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जैसे चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। और यहाँ पे जैसे टेम्परेचर चेंजेस कैसे होंगे? जैसे किसी भी एक सब्सटेंस में हम लोग दूसरा सब्सटेंस ऐड करते हैं और उसकी वजह से कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंजेस आती हैं तो वहां पे हम लोग बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और क्या हो रहा हो, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो, जैसे फिजिकली वो सॉलिड था तो वो लिक्विड में उसका कन्वर्जन हो रहा हो। तो ऐसे ऐसे केसेस होते रहते, तो उनको हम लोग चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सिंपली हम लोग केमिकल चेंजेस कोई हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। मतलब जैसे कोई भी केमिकल चेंज किसी भी जगह पे हो रहा हो तो सिंपली हम लोग उसको कह सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन अकर कर रहा है। बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंजेस पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आयरन, आयरन ले लेते हैं हम लोग। अगर वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, अगर हम लोग किसी भी आयरन की, जैसे नील किल है हमारे पास, उसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन उसको मिलता है एनवायरमेंट से,
तो वो क्या कर जाता है, रस्ट का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करता है, रस्ट का फॉर्मेशन, मतलब आयरन पे क्या हो जाएगी, ब्राउनिश कलर की कोटिंग हो जाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। रस्ट का कलर क्या होता है, ब्राउन। अब क्वेश्चन आया कि हमने इसमें केमिकल चेंज कैसे आइडेंटिफाई किया, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चेंज इन कलर। तो यहाँ पे आयरन का कलर क्या था, सिल्वर। ऑक्सीजन का कलर क्या था, ऑक्सीजन गैस है, उसका कोई कलर नहीं, ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन किस कलर में हो गया, ब्राउन कलर में। ये शाइनी लस्चरस था, उसके बाद क्या हो गया, ब्राउन, और ब्राउन कलर का रस्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज अकर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन, अब देखो केमिकल इक्वेशन एकदम बेसिक से एग्जांपल को लेके समझते हैं। हमने पढ़ा है जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक साथ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, वाटर का फॉर्मेशन करती हैं, मिलके क्या बनाती हैं, वाटर। तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ये किस में फॉर्म में लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, देखो लिखा हुआ है कि नहीं, ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो केमिकल इक्वेशन में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा वर्ड इक्वेशन, एक होता है हमारा सिंबॉलिक, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन है। जैसे इसमें वर्ड है, हाइड्रोजन को हम लोगों ने पूरा वर्ड यूज किया है, ऑक्सीजन का पूरा वर्ड यूज किया है, वाटर का पूरा वर्ड किया है। यहाँ तक कि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H से, ऑक्सीजन को O2 से, क्योंकि ऑक्सीजन एक अकेले रह नहीं सकता, तो O2 से अभी O ले लेते हैं। वाटर क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। H2O2 इनकी स्टेबिलिटी, मतलब ये लोग अकेले अकेले, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ा होगा क्लास 9 में कि हाइड्रोजन का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन से कोई भी हमारा जो शेल होता है वो स्टेबल नहीं होता है, या फिर 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो 2 कैसे करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पर आप ध्यान में दीजिए। अभी बस इतना समझिए, H2 और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी शायद पढ़ रखा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना भी मास रिएक्टेंट साइड में है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 है ना, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे कुछ ऐड करने होंगे, कुछ डिजिट्स लिखने होंगे, जिससे जिससे मल्टीप्लाई होके ये इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर जाए। तो वो डिजिट्स कैसी हो सकती हैं, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कम है, 2, तो यहाँ 2 लगा दो, तो 2 1 जा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 1 जा 2 हो गया। अब हाइड्रोजन भी तो 2 2 जा 4 हो गया, तो फिर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया। इस फॉर्मेट को, ये जो हम लोग 2 2 लगाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। और इससे हर बार बोर्ड्स में 3 या 2 मार्क्स के कम से कम क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम सीधे सीधे क्वेश्चंस आता है, राइट केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले कुछ इक्वेशंस लिखना सीख जाते हैं हम लोग, जैसे कि आयरन, नहीं आयरन अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सबसे पहले हाइड्रोजन और C+O2 करते हैं, C+O2 गिव CO2, ये तो सबने पढ़ रखा होगा। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग को यहाँ पे क्या क्या करना होता है, ये हमारा केमिकल सिंपल केमिकल इक्वेशन हो गया। अब हमको यहाँ पे उसके स्टेट्स लिखने हैं, जैसे कि कार्बन क्या है, फिर ऑक्सीजन क्या है, फिर जो फॉर्म हुआ वो कौन से स्टेट में, हमने पढ़ा था कौन कौन से स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। तो हम लोग सॉलिड को पूरा नहीं, लिक्विड को पूरा नहीं, गैस को पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ SLG लिखेंगे, सीधी सी बात, जहां सॉलिड वहां S, जहां लिक्विड वहां L और जहां गैस वहां G। आप देखते हैं कार्बन हमारा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो कार्बन के आगे ब्रैकेट में S लिख देंगे। फिर ऑक्सीजन हमारा क्या होता है, गैस होता है, फिर गैस लिख देंगे। CO2 भी क्या होता है, गैस होता है, तो गैस लिख देंगे। इसमें कोई डाउट, आई थिंक देयर विल बी नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब आया बैलेंसिंग का क्वेश्चन, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक बार लिख लो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, मास हमारा क्रिएट भी नहीं किया जाता, मास हमारा डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता किसी भी केमिकल इक्वेशन में, हम उसके सिर्फ स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ये स्टेट को चेंज कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, आपके सिलेबस में नहीं, क्लास 11 में पढ़ेंगे। देखो मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मतलब मास को हम लोग बना भी नहीं सकते और मास को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तो यहाँ पे हम लोग मास क्रिएट भी नहीं कर सकते, मास डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो आगे का क्वेश्चन क्या है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। अब देखो यहाँ पे कितना कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तो टोटली बैलेंस है ना, कार्बन भी एक, ऑक्सीजन दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ये तो पहले से बैलेंस हो गया, मतलब 1 + 2 इक्वल्स टू 1 + 2 मतलब 3 इक्वल्स टू 3, ये तो पहले से बैलेंस है, इसमें बैलेंसिंग की कोई नीड नहीं है। तो आगे बढ़ना है हमें टॉपिक बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं होता है हमारा, जो हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसी को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। जो हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अभी हमने सिंबॉलिक पढ़ा था, ये सिंबॉलिक है, ये वर्ड इक्वेशन क्या होता है, हम लोग पूरा कार्बन लिखेंगे, पूरा ऑक्सीजन लिखेंगे, फिर ऐसे एरो बना के लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हम लोग सिंबल में लिख रहे हैं, मतलब कार्बन का सी लिख दिया, ऑक्सीजन का ओ लिख दिया और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिख दिया। तो वर्ड इक्वेशन से हम लोग जब सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बैलेंस कैसे कर सकते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एक मेथड जिसका नाम होता है हमारा, सिंपली हम लोग को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को दोनों साइड से क्या करना होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करवाना होता है, जो कहता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड एज वेल। हम लोग को बैलेंस करने के लिए क्या क्या स्टेप्स कुछ फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हमको केमिकल इक्वेशन को लिखना है, जैसे हमारे पास इक्वेशन आया H2 + O2 gives H2O। सबसे पहले अब इनको बैलेंस करना है, हमें स्टेट्स नहीं जानने, स्टेट्स अगर साथ साथ स्टेट्स भी लिखना है तो वो एडिशनल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम लोग छोड़ देते हैं उसको। अब फिर स्टेप 2 क्या होता है, नाउ फाइंड आउट हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच टाइप are on each side of equation, means we have to find each atoms, how many atoms on each side are there on the equation। देखो सबसे पहले ये समझ लो, ये जो साइड होता है एरो का, ये वाला साइड और ये वाला साइड, जो ये साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ये साइड मतलब जो H2 और O2 का रिएक्शन जिस साइड हो रहा है, जो रिएक्शन करने वाले एटम्स है उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। ये सबसे बेसिक चीज है। अब हम लोग को देखना क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास हो वो सेम हो, तो मास को सेम करने के लिए हम लोग को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के, सबसे पहले ये समझते हैं, ऐसे हम लोग को एक टेबल बनानी होती है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। अब यहाँ पे हमको लिखना है कौन कौन से एटम है हमारे पास, H2 है, ऐसे करना होता है, ऐसे जैसे बुक्स में अलग अलग दिया होता है, हमारे पास बुक्स में दिया होगा ऐसे, ऐसे दिया होगा आपको, ऐसे टेबल बनाना होगा, ये एलिमेंट ऐसा रहेगा, यहाँ पे आपको एलिमेंट लिखना होगा, और ये रिएक्टेंट साइड में क्या है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, सीधी सी बात। रिएक्टेंट क्या है हमारा, मान लो एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, H2O तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अब देखो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट कितना है, 1। अब बताओ, अब हमको क्या करना है, इन सबको बैलेंस करना है। अगर इसको हमको 2 बनाना है तो क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 हम लोग यहाँ तो लिख नहीं सकते, अब तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे। अब फिर क्या डिसबैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, रिएक्टेंट साइड में 1
और आ गया। अगर हम यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पे अगर हमको 4 करना है तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन को लिखना नहीं, ऑक्सीजन के पास करना नहीं, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 2 कर देंगे, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 2, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है आपको प्रैक्टिस करने को। क्वेश्चंस क्या क्या है, जैसे सी नहीं, ये बेसिक हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन है जैसे Al हमारा जो Na प्लस H2O, सोडियम Na सोडियम प्लस H2O मतलब वाटर, गिव NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप देखो, सबसे पहले इसका नाम भी नीचे लिखना होता है। बोर्ड्स में अगर आपने नाम नहीं लिखा तो इस इक्वेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ पे क्या Na मतलब सोडियम, यहाँ पे H2O मीन्स वाटर, ठीक है। यहाँ पे NaOH मीन्स क्या होता है, NaOH मतलब हमारा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, HYDROXID। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड। श्योर, हम ये लिख लेंगे। अब उसके बाद इसकी बैलेंसिंग करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को मोर इफिशिएंट क्यों बनाने जाते हैं। यही एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग मोर इफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। इसको हम लोग बैलेंस नहीं करेंगे, तो हमने मोर इफिशिएंट बनाने के लिए सबके फिजिकल स्टेट्स लिखने हैं, ठीक है। सबके फिजिकल स्टेट, ठीक है। हमको इन सबके फिजिकल स्टेट लिखने हैं, मतलब ये सॉलिड है कि लिक्विड है या फिर गैस है, मैंने अभी पीछे करवाया। उसके बाद रिएक्शन की कंडीशन लिखनी है। जैसे रिएक्शन की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, कि रिएक्शन कितने डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है या फिर कितने प्रेशर पे हो रहा है। इसको आप टोटली स्किप कर सकते हैं, ये आउट ऑफ नॉलेज है, आउट ऑफ क्लास 10th है, बोर्ड्स में इतना कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन आपको ये क्या करना है, रिएक्शन की कंडीशन में दो चीजों का ध्यान रखना है। रिएक्शन की कंडीशन में, रिएक्शन कंडीशन, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, कि आपको अगर हीट जैसे अगर यहाँ पे हीट देना पड़ रहा है हमको, ये रिएक्शन करवाने में हमको हीट देना पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग हीट लिखेंगे, या फिर हीट की जगह हम लोग ऐसा ट्रायंगुलर सिंबल भी बना सकते हैं। हीट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर सिंबल से, ठीक है। तो यहाँ पे हीट देना नहीं पड़ा, तो इस केमिकल इक्वेशन में हम लोग हीट नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर यहाँ पे अगर हम लोग सनलाइट की हेल्प से, यहाँ पे सनलाइट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, ठीक है, बाकी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो हम लोग को मेजरली इन पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी देने पे, हीट देने पे, सनलाइट देने पे, किसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ द रिएक्शन हो रहा है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे हमें देखना है हीट चेंजेस हम लोग पढ़ लिए। अगर हमारा हीट निकल रहा है, इसके साथ हीट निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे हीट लिख देंगे, अगर नहीं निकल रहा है तो फिर छोड़ देंगे खाली जगह, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन हमें लिखना है। जैसे जैसे हमारा NaOH है, NaOH क्या बना, पानी जैसा बना, एक्वस सॉल्यूशन बना। एक्वस सॉल्यूशन जानते हैं आप, वो एक्वस बना तो उसके आगे AQ लगा देंगे, मतलब एक्वस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एक्वस के लिए हम लोग AQ लगा देंगे। और बाकी हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। नेचर ऑफ रिएक्शन तो सिंपली सॉलिड लिक्विड गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखना पड़ेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जैसे अगर यहाँ पे कोई गैस निकल रहा है, मान लो अगर यहाँ पे O2 निकल रहा होता, O2 निकल तो नहीं रहा है, लेकिन O2 अगर मान लो निकल रहा होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, G लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक ऐसा सिंबल बना सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, रिएक्शन से बाहर आ रहा है, ठीक है। अब जरा इन सबको पूरे को सेटिस्फाई करके देखते हैं। ये जो हमने सब लिखा, अब इसके आगे सब लगा के देखते हैं, ठीक है। आप देखो, अब हम लोग लगाएंगे तो फिर कैसे लिखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड मतलब एक्वस, एक्वस फॉर्म में। NaOH क्या फॉर्म हो रहा है, एक्वस फॉर्म में हो रहा है। NaOH कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट
ये हम लोग को स्किप भी कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कंसंट्रेटेड होगा या फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें वो अपना जो एक्शन है, मतलब NaOH का जो एक्शन है वो बहुत कम होता है। और कंसंट्रेशन क्या होता है कंसंट्रेटेड में, जिसमें उसका एक्शन मतलब बहुत ज्यादा भर भर के ये इसके मॉलिक्यूल्स है। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन में जैसे कोई भी चीज है एक एलिमेंट, उसमें हमने इतना वाटर ऐड किया, अब यही एलिमेंट इतना है उसमें हमने इतना वाटर ऐड किया, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड, इसमें कम पानी है तो इसमें इसका एक्शन ज्यादा होगा, और यहाँ पे ज्यादा पानी है तो इसमें इसका एक्शन कम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड और ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट। तो यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कंसंट्रेटेड है या नहीं, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो डाइल्यूट है या फिर नहीं। तो इससे हम अपने केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब यहाँ पे आया केमिकल इक्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये हम लोग को वेरियस रिएक्शंस और उनके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मास, और हम लोग यहाँ पे मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाते हैं, मतलब मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करवाने में हीट एनर्जी लग रही है या नहीं लग रही है, कितने मोल एटम्स लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहा है, ये सब हमारा ये केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड कर देता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि केमिकल इक्वेशन हम लोग को फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाता, जैसे कि जो केमिकल रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं, या फिर केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में हो रहा है, इस टाइम का भी कोई भी नॉलेज हमें केमिकल इक्वेशन नहीं दे पाता। तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, लेकिन हम लोग को लिमिटेशंस पढ़ने नहीं है, लिमिटेशंस मैंने वैसे ही बता दिए। वैसे कुछ था नहीं, मेरे नोट्स में था इस वजह से मैंने बताया, मैंने अपने टाइम पे जो नोट्स बनाए थे उसका यूज कर रहा था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग सबसे मेजर टॉपिक जिससे हर बार क्वेश्चन आता है, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सीधे सीधे टाइप एक एक टाइप डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, रिएक्शन में कौन रोल करता है, रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कंबाइन रिएक्टेंट्स मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक रिएक्टेंट कंबाइन करता है, नहीं दो या दो से मोर देन टू, मोर क्या कंबाइन करके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल हमारा वही लेंगे, H2 प्लस O2 गिव H2O, Na प्लस H2O गिव NaOH। ठीक है, यही एग्जांपल लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके एक सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन दिया हुआ है, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्शन लिख देते हैं, मेरे नोट्स में रिएक्शन नहीं है शायद से, कैल्शियम ऑक्साइड मींस CaO, अगर कंबाइन करता है H2O के साथ तो वो देता है CaOH का होल ट्वाइस। मतलब क्या कि जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, हम लोग लिखेंगे यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे हीट भी लिबरेट होता है, तो हम लोग यहाँ पे हीट भी लिख देंगे। और चाहे तो हम अभी हम स्टेट्स नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग रिएक्शन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा सॉलिड होता है, वाटर एक्वा सोल्यूशन होता है, यहाँ पे लिक्विड लिखेंगे हम, और यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। हीट तो भाई क्या ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो दूसरा चीज, हमारा जो दूसरा रिएक्शन का नाम है वो इसी का एकदम ऑपोजिट है। मतलब एक सेकेंड, ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है हमारा, दूसरा सेकंड जो टॉपिक है
वो है हमारा डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डीकॉम्पोज मतलब टूट जाना, रिएक्शन में कौन पार्ट लेता है? रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्टेंट्स का टूट जाना। डीकॉम्पोजिशन मीन्स क्या होता है? ब्रेक डाउन। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का ब्रेक डाउन होना। जैसे कि हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कर दिया? हीट कर दिया। हमने अभी पढ़ा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने हीट कर दिया, तो फिर वो क्या देगा? CaO प्लस H2O, मतलब वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को वापस बाहर कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग इसी का ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा तीन टाइप्स का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो भी बोल सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है हमारा सिंपली हम लोग उसको नाम दे सकते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि होता है, मतलब मेरे नोट्स में फोटोकेमिकल है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हो सकता है। देखो अब जो हमारा होता है सबसे मेजर चीज है कि थर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक और फोटो सीधे ले लेते हैं, ठीक है। आप देखो थर्मल नाम से ही पता चल रहा है, जहां पे हीट का यूज करके ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेक डाउन होगा, और यहाँ पे लाइट एनर्जी का यूज करके, ठीक है। जैसे कि AgCl हो जाएगा हमारा, फोटोलिटिक का एग्जांपल हमारा AgCl हो जाएगा, मतलब सिल्वर क्लोराइड का जब हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस को रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रिक का हो जाएगा H2O को जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो H2 और O2 में डिवाइड हो जाएगा। थर्मल का क्या होगा? थर्मल का भी हमने रिएक्शन देखा ही है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस, जब हम लोग जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या देगा? CaO प्लस H2O, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे मेजर सबसे अच्छा मतलब मुझे रिएक्शन लगता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, REACTIVITY सीरीज, ठीक है। यहाँ पे हम लोग याद करना है केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है, AgAU ये सब इसके नीचे आएंगे, इन सबका ऑर्डर थोड़ा देख लेना। बाकी सबसे ज्यादा विगरस रिएक्टिव क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। विगरस मतलब इनको अगर हम लोग बाहर ऐसे खुला ऐसे छोड़ देंगे, कहीं भी छोड़ देंगे, वहां पे भी ये ब्लास्ट कर देंगे, इतने ज्यादा विगरस रिएक्टिव। कैल्शियम क्या होता है? इतना विगरस रिएक्टिव होता है कि कैल्शियम को पानी में डालो, पानी खोलने लगता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन क्या होता है? आयरन सबने देखा होगा आयरन का केस में कि आप कोई भी अगर आयरन का कोई भी मटेरियल अगर बाहर रख दो तो क्या होता है? उसमें रस्ट लग जाता है, सिर्फ आयरन के केस में रस्ट लग जाता है, और सब ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर। अब हर केस में रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, रस्ट किस में? आयरन के केस में फॉर्मेशन होता है, मतलब रस्ट की वजह से क्या होता है? आयरन डीके कर जाता है, मतलब एक बार टूटता जाता है, एक बार रस्ट लग गया तो दोबारा मतलब आयरन टूटता ही जाएगा और आयरन गल के खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें, एल्यूमिनियम में अगर एक बार ऑक्साइड की लेयर लग गई है तो उसके अंदर दोबारा एंटर नहीं कर सकता है, और वो ऑक्साइड की लेयर क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करती है। तो ये हम लोग को यहाँ पे मेजरली रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी थी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? यहाँ पे हम ट्रिक है हमारे पास, ये है केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आप का। यहाँ पे हम लोग
प्लेटिनम भी होता है। प्लेटिनम इतना मतलब नेजली कहीं भी नहीं आता है, ये भी दोनों कहीं नहीं आते, इन दोनों को भी हटा देता है। यहाँ तक हम लोग को याद करके रखना है, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है। हाई कोर्ट, अरे HG यहाँ पे मर्क्यूरी, कोर्ट है AGAU आपका। यही है हमारा रियल सीक्वेंस, ये सारा सीक्वेंस सही है। ये सब सीक्वेंस पे आप ध्यान मत दीजिए, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन आप याद रखिएगा कॉपर से क्वेश्चन आते, क्योंकि कॉपर डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हर जगह यूज होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। ये आपको याद होना चाहिए, हर चैप्टर में इसका यूज होगा। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो हर जगह आप इसका यूज देखेंगे, ठीक है। आगे का जो दो चैप्टर है हमारे पास, टोटल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स है, पहला तो हम कवर कर रहे हैं। आगे का जो 2 चैप्टर है, मतलब इसके बाद का चैप्टर जो है, और वो जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है, उन सब चैप्टर में इनके टोटल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल में इनका टोटल यूज होता है रिएक्टिविटी सीट्स का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, व्हिच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे किसी को डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट, रिएक्शन में रिएक्टेंट ही पार्ट करता है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस ऑफ, देखिए नाम से ही सारे रिएक्शन का पता चला। डिस्प्लेस ऑफ रिएक्टेंट मतलब, पहले मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन था, जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी से समझते, जैसे हमारा ए बी कोई कंपाउंड था, ए अलग कंपाउंड बी अलग कंपाउंड, वो सी के साथ रिएक्ट किया, तो सी ने क्या किया, ए को धक्के मार के निकाल के सी भी बना लिया और ए को बाहर कर दिया। ये तो बहुत गलत केस हो गया। मतलब यहाँ पे क्या होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके बैठे हुए हैं, तीसरा रिएक्टेंट आया, बोला हे तू बाहर निकल, तो फिर उसने क्या किया, किसी एक को धक्के मार के निकाल के अपनी जगह ले ली और उसको बाहर निकाल दिया। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या कर रहा है, सी ए को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और सी क्या कर ले रहा है, ए की जगह ले रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो डिस्प्लेसर होगा उसका नाम होगा सी। ये डिस्प्लेसर जो कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मेरा केस था तो मैंने ऐसे समझ रखा था, तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया Zn प्लस CuSO4, सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने अपने बोर्ड्स के टाइम पे याद किया था। Zn मतलब जिंक, और CuSO4 हमने केदारनाथ का माली आलू जरा मतलब जिंक फीके पकाता है, हाई कोर्ट है, कोट कॉपर। तो मतलब क्या है, जिंक पहले आया कॉपर बाद में आया, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव कॉपर लेस रिएक्टिव, तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कॉपर को धक्के मार के निकाल देगा, तो क्या कर लेगा, ZnSO4 प्लस Cu को वो आउट कर देगा। जिंक ने क्या किया, कॉपर को धक्के मार के निकाल के जिंक ने कॉपर की जगह खुद ले ली, तो ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा, दिस विल बी ऑल्सो योर होमवर्क। सो लेट्स गो विद द लास्ट रिएक्शन टाइप, दैट्स double displacement reaction. Double displacement reaction, राइटिंग पे मत जाना, displacement reaction. So what's double displacement reaction? Wait, let me take the chalk. Take rest of at least 1 minute until I'm taking the chalk. यहाँ वो क्लिप कट कर लेना, ठीक। चलो, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्ले, अरे अभी 1 मिनट हुआ नहीं, तब तक थोड़ा सा 1 मिनट का रेस्ट ले लो। precipitation reaction, neutralization reaction, okay. Then what's the corrosion and sensitivity, then the chapter will be over, okay. Yeah, bring a glass of water. चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट हुआ नहीं, जब तक हम टॉपिक लिख लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट काफी बकवास लग रहा है, तो लेट्स राइट अगेन, डबल डिस्प्लेसमेंट
reaction. Oh yeah, let's go with double displacement reaction. Let's start. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो, मतलब पहले स्टार्ट होता है फिर से। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप डबल मतलब ट्वाइस अ टाइम, ट्वाइस अ टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस। रिएक्शन में किसको डिस्प्लेस करेगा? रिएक्टेंट को। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ट्वाइस अ टाइम डिस्प्लेस ऑफ रिएक्टेंट, इसी प्रोसेस को मतलब यहाँ पे क्या करता है? दे यूज टू एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स। सिंपल डेफिनेशन है, ये पक्का आना ही आना होता है बोर्ड्स में। यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस यहाँ लिख देते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पे आयंस का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक जगह से आयंस दूसरे जगह पे जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल एक ले लेते हैं, सबसे अच्छी चीज। जैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा Na2SO4 प्लस BaCl2 Na2SO4 प्रोडक्ट तो आ गया, प्लस BaCl2 that gives NaCl plus BaSO4। अब अपना क्लोराइड मेटल अच्छा बनाना चाहता है, यहाँ पे बेरियम ने क्लोराइड बना के बैठा था, अन्य ने कहा चल तू बाहर निकल, तो बेरियम कहा मैं तो अकेला हो जाऊंगा। फिर SO2 अकेला छूट रहा था क्योंकि सोडियम ने उसे छोड़ दिया, तो सोडियम क्लोरीन के साथ और BaCl2SO4 के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या बन गया? NaCl मतलब Na और Cl ने मिलकर NaCl बना लिया। यहाँ पे 2 लगा देंगे, बाकी Ba और SO4 बैलेंस ही है, बाकी the reaction is balanced, totally balanced. So this was the last type of reaction. We have to study more 2 types of reaction, which is we will study them together. That means reaction majorly let's study first of all exothermic and endothermic. Exothermic and endothermic, ये भी रिएक्शन के टाइप हैं, तो आर लगा लेते हैं। एक्सो मीन्स एग्जिट, क्या? एक्सो मीन्स एग्जिट, एंडो मीन्स एंट्री, क्या? एंडो मीन्स एंट्री। तो यहाँ पे एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ हीट, सिंपली यहाँ पे जहाँ पे हीट की एग्जिट हो रही होगी वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पे एंट्री ऑफ हीट हो रही होगी, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा, वहां पे एंट्री ऑफ हीट हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जिट ऑफ हीट कहाँ हो रही है? हमने पढ़ा था CaO प्लस H2O, मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, यहाँ पे हम लोग कैल्शियम भी ले सकते हैं, चलो एग्जांपल चेंज कर देते हैं। C और H2O जब कंबाइन करेंगे तो CaO बनेगा, और प्लस H2 गैस क्या करेगा? लिबरेट करेगा, उसके साथ ही हीट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और वहीं पे अगर हम इस रिएक्शन को फिर से चेंज कर दें और CaO जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, उसके साथ कुछ हीट एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा, उसको इसकी डिमांड नहीं है, वो बाहर निकाल रहा है अपने से, तो जब बाहर निकाल रहा है तो एग्जिट हो रहा है। एग्जिट के केस में क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंट्री के केस में क्या होता है? जैसे एंटर कर रहा है, हीट को हमको देना पड़ रहा है, जैसे कि मेरा गला सूख रहा है। Let me take some rest. Let me take some rest. Sure. श्योर सर, जहाँ पे हीट हमको देनी पड़ रही है, जैसे इसका प्रोडक्ट ये फॉर्म हो गया, अब तो ये टूटेगा नहीं, हीट दे के बना है तो कह रहा है जब तक हीट लूंगा नहीं तब तक टूटूंगा नहीं। तो CaOH को जब हम लोग हीट देंगे तो फिर क्या? CaO और H2O में इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट and we have studied and clarified the concept. Means exothermic reaction में exit of heat होगा, endothermic reaction में entry of heat हो रही होगी। COH जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, COH और CaOH का होल ट्वाइस, और उसके साथ होल ट्वाइस लगा है कि नहीं? होल ट्वाइस, ठीक है। और H2 हीट का क्या कर रहा होगा? फॉर्मेशन कर रहा होगा। COH को जब हम लोग हीट देंगे तो वो क्या फिर से CO और H2O में ब्रेक डाउन उसका हो जाएगा। यही था हमारा रिएक्शन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन है। बेसिक बेसिक से रिएक्शन है, बहुत बेसिक जैसे, चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, न्यूट्रलाइजेशन पहले पढ़ लेते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइज
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब न्यूट्रलाइज होना मतलब क्या होता है? एक तरफ मान लो हमारे पास इतने सारे बॉक्स पड़े हुए हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है, और एक तरफ मेरे पास इतना सारा स्पेस पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सामान नहीं रखा हुआ है। तो ये तो मेरा फायदा हो गया, इसको मैं इसमें प्लेस कर दूंगा, फिर ना कोई टेंशन, ना इसकी टेंशन, ना इसकी टेंशन, तो ये तो आपस में न्यूट्रलाइज हो गए। वैसे क्या है, यहाँ पे मेरे पास जैसे मान लो एकदम रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम जैसा मेटल जब एकदम जहरीली क्लोरीन जैसी गैस के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl हमारा नमक बनाता है जो कि हम खाते हैं। अब बताओ क्या सोडियम को खा पाते? क्लोरीन को भाई अगर कोई एक बार ब्रीथ कर ले तो आदमी मर जाएगा। सोडियम भाई हाथ में रख ले, हाथ से बुम्बाड़ी मतलब बम फटने लगेगा, वो अलग चीज है। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जैसे विगरस मतलब क्या जहर पॉइजनस ले लेते हैं, पॉइजनस सोडियम क्लोरीन के केस में पॉइजनस, सोडियम के केस में विगरस रिएक्टिव, विगरस पॉइजनस मिलके क्या बना रहे? कॉमन सा सॉल्ट बना रहे भाई, कॉमन सा सॉल्ट जिसको हम लोग आसानी से खा सकते हैं। इसी रिएक्शन को जहां पे दो एसिड और बेस कंबाइन करके सॉल्ट बनाते हैं, यहाँ पे एसिड बेसिस नहीं है फिर भी यहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। देखो एसिड और बेसिस का एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे हमारा हो गया HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH, ये हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आई थिंक। अब तो हर जगह चैप्टर 2 खत्म हो गया, हम लोग ने लेट स्टार्ट किया ना। तो HCl हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। जब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो हमारा कॉमन सॉल्ट मतलब NaOH का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत बेसिक सा अरे भाई ए गायब हो गया, और H2O का फॉर्मेशन होता है। मतलब एसिड plus base gives salt plus water. This reaction is called neutralization reaction. The reaction in which acid combines with base gives salt and water. This reaction will be known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले हमने प्रेसिपिटेट की बात स्टार्टिंग में की थी, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट के बारे में भी अच्छे से पता चल जाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो कि इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट डेफिनेशन लिख लो। इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल जो कि क्या है? बच गया है। कौन सी साइड? प्रोडक्ट के साइड में जो भी इनसॉल्युबल मटेरियल बच गया है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं उसी को? प्रेसिपिटेट। तो ऐसा रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा हो, सीधी सी बात है, वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाएगा। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे मैंने क्या किया, ये एक था ए मेरे पास, उसके साथ मैंने बी जोड़ दिया तो मुझे मिला सी और मुझे मिला डी। तो सी क्या हुआ? ए भी लिक्विड था, बी भी लिक्विड था, सी भी लिक्विड बना, लेकिन डी यहाँ पे बैठ गया था सॉलिड फॉर्म में, ये डिजोल्व ही नहीं हो रहा उसके साथ। तो ये जो हमारा बचेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा एग्जांपल CuSO4 प्लस H2S, I guess H2S, yeah, H2S, H2S gives CuS plus H2SO4। ठीक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा था, हाइड्रोजन जो होता है कार्बन इससे ऊपर आता है, क्या बोलते हैं इसको? कॉपर से ऊपर आता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा। सिंपली हम लोग देखें तो इसने रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया? CuSO4 जो कि एक सॉलिड प्रेसिपिटेट है, सॉलिड CPT है, और ये हमारा H2SO4 नहीं एसिड है भाई, बेस कहाँ से होगा? H प्लस आयंस होंगे ना इसमें। तो ये हमारा एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसी को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग सिंपली बोल देंगे।
आगे बढ़ते तो हमारे पास एक और टॉपिक नया आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। अरे पहले सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ लेते हैं भाई। रिडॉक्स तो सही बात, रिडॉक्स हर जगह आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, हाथ दर्द हो रहा है भाई। रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा हमारा होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन, एड ऑफ O2, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ O2, एडिशन ऑफ H2। मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। दोनों आपस में ऑपोजिट है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। जैसे हमारा जो सबसे पहले बोल लेते हैं, कैल्शियम था, वो ऑक्सीजन के साथ क्या किया? रिएक्ट कर गया। वो क्या बनाया? CaO बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया। तो यहाँ पे कौन, ये ऑक्सीजन के साथ कौन ऐड हो जा रहा है? कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कैल्शियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट हो जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? कैल्शियम। यहाँ पे कई लोग होते हैं ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक के साथ समझाते हैं, वो ट्रिक बिल्कुल गलत होती है। वी कैन नॉट इवन कंक्लूड इट ओवर आवर concepts as I have seen many teachers teaching those concepts. So leave that, we are not here for that purpose. रिडक्शन का एग्जांपल हमारा हो जाएगा हाँ, रिडक्शन का इसमें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है। जैसे जिंक ऑक्साइड हमारे पास, किससे रिएक्ट कराएंगे हम? कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन से रिएक्ट करा देते हैं। तो क्या बनेगा हमारा? जिंक बच जाएगा और CO बना लेगा, क्योंकि यहाँ O2 नहीं है तो यहाँ O ही बनेगा, O2 नहीं बनेगा। और वहीं पे अगर ZnO रहता और इसको CO, मतलब इससे दोबारा जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, फिर से Zn और की बात CO2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक O है, यहाँ पे एक O है, तो ये दोनों O मिलके क्या बना लेंगे? 2 बना लेंगे। सीधी सी बात, सीधे, ठीक है। अब ये होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या किया? ऑक्सीजन ने क्या किया? जिंक को, नहीं, कार्बन ने क्या किया? जिंक को रिड्यूस कर दिया। कई रिएक्शन में ये दोनों एक साथ होते हैं, जैसे Fe2O3, नहीं Al2O3 भाई, Al2O3, Fe2O3 भाई, Fe2O3, ये तो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। प्लस एल्यूमिनियम का जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा एल्यूमिनियम। इससे ज्यादा रिएक्टिव कराना, कमाली, आलू, जरा फीके, जरा फीके मतलब आलू पर, जिंक बीच में, फीके मतलब आयरन, तो आयरन नीचे आ रहा है तो छोड़ो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? Al2O3 बन जाएगा और Fe को बाहर कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ पे दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, जहां पे दोनों रिएक्शन होती हैं एक साथ, उसी को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे आयरन से क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और इसी को उल्टा करके, मतलब ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को, किसके पास से? आयरन के पास से। और ये ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको? एल्यूमिनियम को, क्योंकि अपना ऑक्सीजन एल्यूमिनियम को दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीधी स्ट्रेट बात। आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इस पर हम एक शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक के साथ हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा कोरोजन और रेंसिडिटी।
कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोई भी मेटल जब कोरोड हो जाता है, कोरोड मतलब जैसे आपने देखा हो तो अगर हम एक आयरन का कोई भी एक या फिर एल्यूमिनियम का कोई, एल्यूमिनियम तो जल्दी वैसे रिएक्ट नहीं होता, फिर भी आयरन का जैसे हमने कोई भी एक स्लैब ले लिया या फिर कोई भी एक स्केल ले लिया या फिर कोई भी एक टुकड़ा ले लिया, उसको हमने क्या किया, इन्वायरमेंट में फ्रीली छोड़ दिया, इन्वायरमेंट में फ्रीली छोड़ दिया। अब इन्वायरमेंट में जब हमने उसे फ्रीली छोड़ा तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट, नहीं वो छोड़ दो, अभी आपके लिए नहीं, Fe2O3 बना लेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। किसी भी मेटल का कोरोड होना कोरोजन होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, जब फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, इसीलिए लिखते हैं अनईटेबल हो जाता है, मतलब उसको हम लोग खा नहीं सकते, उसके अंदर से बैड स्मेल्स आती हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। और हम लोग कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन को हम लोग ऑयल की हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस पे हमने ऑयलिंग कर दी, ठीक है। अब और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उस पर एल्यूमिनियम की कोटिंग कर सकते हैं, जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। ये एक बार अपना ऑक्साइड बना लेगा, उसके बाद फिर इसके अंदर वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हेल्प करेगा। ये सेम दोनों का केस होता है। और वहीं अगर हम बात करें, इसको हम लोग और एक प्लास्टिक की थिन लेयर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अरे भाई गोजना गोजना, ठीक है। आप देखो, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रिज में फूड को रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर जैसे हमने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे जिसमें सब लोग बोलते हैं गैस, हवा भरी रहती है, हवा भरी, वो हवा जब तक नहीं रहेगी तो वो फूड ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। आप बेसिक सा रिविजन कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन पढ़ा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी केमिकल चेंज जहां होती है उसी को केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे हो रही है, जब गैस इवॉल्व होगा या फिर चेंज इन कलर आएगा या फिर टेम्परेचर राइज करेगा या फिर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, हम लोग यहाँ ऐसे पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन के चार टाइप्स होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक होता है डिकम्पोजिशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे H2 और O2 गिव्स H2O। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर, नहीं, एक एलिमेंट प्रोड्यूस करता है एक से ज्यादा एलिमेंट, ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक होगा, लाइट के प्रेजेंस में होगा तो फोटोलिटिक होगा, और हीट के प्रेजेंस में होगा तो थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। आप देखो, जैसे एग्जांपल हो गया H2O बाय इलेक्ट्रिसिटी गिव्स H2 प्लस O2। फिर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है उसी के सॉल्यूशन से। जैसे हमारा हो गया Na प्लस CuSO4 गिव NaSO4 प्लस Cu आउट। और फिर हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे चेंजिंग ऑफ आयन होता है। तो यहाँ पे क्या, जैसे हो गया हमारा CuSO4 CuCl2 HCl लेते हैं प्लस, नहीं, CuCl2 और NaSO4 गिव CuSO4 प्लस NaCl। ये भी होता है हमारा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हीट निकल रही होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हीट लग रही होती है रिएक्शन को परफॉर्म कराने में। और फिर क्या होता है, फिर हमारा कोरोजन क्या होता है, ऐसे प्रोसेस जिससे कि मेटल का स्लोली ईटअप होता है, मतलब किसी भी ऑक्सीजन ईटअप करता है या फिर जो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर होते हैं वो ईटअप करते हैं। और रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी वो प्रोसेस होता है जिससे हमारा फूड क्या होता है, रिन हो जाता है, खराब हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इन लोग का प्रिवेंशन भी हमने देखा और इससे ज्यादा बोर्ड्स में कुछ नहीं आता। दिस वाज द टॉपिक, आई होप इट वाज अंडरस्टैंडेड बाय यू। if you're still having any doubt, I think there will be no doubt by my explanation, there will be no doubt, I guess. If you are still having doubt, you can ask me in comment, I will be there for a reply, my team will be there. So this was the lecture of at least 1 hour. If you felt it is too slow, we can even continue, but that's the time. I think the total chapter is over with a complete
36 pages notes of mine own. So this was the topic. If you're still having any doubt, you can ask me in comment, and don't forget to go to the channel. Let me write the name: Maxima Education, especially mining. YATHCHAURASIY. You will have to give a slash over here. Just search Maxima Education. You will find the channel. If you're not getting, you can even search by giving slash Yatharth Chaurasia as well. So, uh, this channel is run by more than one teacher, so I cannot even uh, make you focus. As you know, there are multiple teachers on this channel, but on that channel is only mine. So I will try to focus on it, and even on this channel, I will focus. I will try my best to give you my best as well. I always give my best in every explanation, if you have observed. So this was the topic. I don't want to waste your time. So that's the topic. So for today, just give a thumbs up to our hard work and dedication. Bye bye.